ओके। चलिए आज हम शुरू करेंगे। अल्कोहल का पार्ट लगभग कंप्लीट हो गया है, कुछ और जो रिमेनिंग बचेगा वो साथ में चलेगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट हम आज बात करेंगे, ईथर की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? ईथर की। ईथर के बारे में हमने आपको बताया था कि ईथर का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है। इसके पास क्या होते हैं? दो लोन पेयर होते हैं। और इस ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? sp3 होता है। ठीक है, sp3 होने के बावजूद भी इसका जो शेप की बात करता है वो कैसा होगा इसका बताओ? बैंड शेप या एंगुलर शेप बोल सकते हैं आप। एंगुलर और बैंड शेप दोनों एक ही होते हैं। समझ पा रहे हैं क्या? नहीं तो यहाँ पर आप बी शेप लिख सकते हैं। और बी को क्या बोलते हैं? बैंड शेप। वो बैंड शेप क्यों आता है? लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से आता है इसमें। ठीक है, ये जो ईथर है वो कैसा होगा? पोलर फॉर्म में रहेगा यहाँ पर, लेकिन उतना ज़्यादा पोलर नहीं रहेगा जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन है, उसके लोन पेयर की वजह से पोलरिटी ये क्रिएट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, लेकिन उतना ज़्यादा पोलरिटी शो नहीं करेगा ये। ठीक है, एक और ख़ास बात है कि मान लिया यहाँ पर हम एरोमेटिक की बात कर लेते हैं। सपोज एरोमेटिक में आपका कुछ इस तरीके से होगा ईथर। इसका नाम बता सकते हैं क्या होगा इसका नाम? कॉमन नेम एनिसोल। क्या पढ़ते हैं इसको? एनिसोल। अगर मैं इसको ये ले लेता तो इसका नाम क्या होता? फेनिटोल। क्या पढ़ते हैं इसको? फेनिटोल। ये नाम होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा ईथर जो पढ़ने वाले हैं आप यहाँ। ईथर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, ईथर्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? दो पार्ट में। कौन कौन सा? सिंपल ईथर और दूसरा होगा आपका मिक्स्ड ईथर नाम दिया जाता है। कैसा रहता है? सिंपल और मिक्स्ड। सिंपल का दूसरे टर्म में यूज करेंगे हम सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर को क्या बोलेंगे आप? सिंपल ईथर होगा वो। मिक्स मीन्स वो कैसा होगा आपका? अन सिमेट्रिकल ईथर होगा ये बात समझ रहे हैं क्या? नहीं। अब एक बात और समझना, एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शन दिए इसकी मैक्सिमम 3 या 4 रिएक्शन दिया है, लेकिन याद रखना हम जब भी ईथर का फॉर्मेशन करते हैं तो आपको प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? सिंपल ईथर ही मिलेगा। ये आपको बहुत रेयर केस में मिलेगा। कोई भी मेथड ले लो, मेरी बात समझना पहले से ही। कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जो आपको मिक्स ईथर देता हो। क्या देगा आपको? सिर्फ सिंपल ईथर ही फॉर्म करेगा, मीन्स सिमेट्रिकल ईथर ही बनाएगा, एक्सेप्ट विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन है जो अनसिमेट्रिकल ईथर आप बना सकते हैं। किसके थ्रू? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू आप क्या बना सकते हैं? मिक्स्ड। बाकी कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें आप ये बना सके। बनाएंगे लेकिन वो मिक्सचर बनेगा। कैसा मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा। आपको याद रखना, सिमेट्रिकल भी होगा और एसिमेट्रिकल भी होगा। समझ गए क्या नहीं मेरी बात? ये बात याद रखना, कभी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो यहां पर हमने जो सिंपल बात किया कि ईथर क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, अगर यहां पर कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको ईथर, देखो ये सिमेट्रिकल है, या आप कुछ इस तरीके का आप ले लो, ये भी कैसा कहलाएगा? सिमेट्रिकल कहलाएगा। एसिमेट्रिकल कैसा होगा आपका? CH3O CH2 CH3 लाइक दैट दिस। ये कैसा कहलाएगा? एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में दोनों पार्ट कैसे होने चाहिए? ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम होने चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या नहीं?
इनके नोमेनक्लेचर आपको थोड़ा सा मैंने फर्स्ट लेक्चर में आइडिया दिया था। क्या नाम होगा इसका? क्या नाम होगा इसका? मिथॉक्सी मीथेन। याद आ रहा है कुछ? कॉमन नेम क्या होगा इसका? कॉमन नेम लिखना आता है आपको? हाँ तो बोलो इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा? मैंने उस दिन क्या बताया था? देखो IUPAC नेम, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या बोला था कि आपको ये याद रखना था, एल्कोक्सी एल्केन। क्लियर? ये मेन चेन होता है। एल्कोक्सी, एल्क क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन। एल्क टर्म दोनों में लिखा हुआ है, एल्क दिखाई दे रहा है आपको दोनों में, वो क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन। समझ गए कि नहीं? तो अगर हमें इसका IUPAC नेम लिखना हो तो यहां तो सिमेट्री है, तो ऑक्सीजन किधर भी ले जाओ, तो ये ऑक्सी, ऑक्सी लिखा हुआ है ये, तो ये ऑक्सीजन को ऑक्सी, और एल क्या बता रहा है? नंबर ऑफ कार्बन। तो एक ही कार्बन को, एक को क्या पढ़ते हैं? मीथ। यहां मीथ रखेंगे, मिथॉक्सी हो जाएगा। बचा क्या? एक कार्बन, मीथेन हो जाएगा। ये क्या नाम होगा इसका? मिथॉक्सी मीथेन। यानी इस कंपाउंड का नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन, और इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। अब बात कर रहा है कॉमन नेम क्या होगा? सिंपल है, कॉमन नेम में ईथर लिख के आएगा। देखो दो मिथाइल है, डाई मिथाइल ईथर। कॉमन नेम क्या होगा इसका? डाई मीन्स टू, दो बार लिखा है ना, डाई मिथाइल ईथर, और ये क्या हो जाएगा? डाई इथाइल ईथर कॉमन नेम। अगर एक तरफ CH3 और एक तरफ ये टर्म होता तो क्या पड़ता? इथाइल मिथाइल ईथर। नहीं समझ में आया? देखो ऐसे होता है ये कंपाउंड, सपोज CH3 CH2 CH3, ये तो इधर जाएगा, IUPAC नेम में क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका? यस, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल ईथर। समझ गए ना? कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा इसका कॉमन नेम। बात समझ में आ गया? हालांकि हमने फर्स्ट डे ये थोड़ा सा बताया था कि इसके कॉमन नेम और IUPAC नेम कैसे ले, सबसे आसान होता है इनके नाम लिखना। इसके बाद हम ईथर का फॉर्मेशन करेंगे। ईथर का फॉर्मेशन करना है हमें, तो फ्रॉम अल्कोहल से हम बनाने वाले हैं। किससे बनाने वाले हैं? फ्रॉम अल्कोहल। हेडिंग डाल लेना, प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल। तो सबसे पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। पहले यहाँ पर बेसिक समझ लो इसका, कि मेरे पास ये कोई भी अल्कोहल दे रखा है, ठीक है, और मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर? H2SO4 यूज कर रहा हूँ, और वो कौन सा है? कंसंट्रेट है, और टेम्परेचर में ले रहा हूँ 140 डिग्री सेल्सियस। मेरी बात समझना पहले। अगर मैंने वही रीजेंट यूज किया और टेम्परेचर मैंने 180 डिग्री लिख दिया, 140 टू 180 तक आपका ये रेंज रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों में प्रोडक्ट सेम नहीं मिलेगा, याद रखना। टेम्परेचर एक में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और एक में टेम्परेचर क्या है? मिनिमम है, ठीक है। तो इस केस में जो बनेगा आपका वो प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा? ईथर। लो टेम्परेचर पे किसका फॉर्मेशन होगा? ईथर का होगा। टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया, सेम कंडीशन है, ये कुछ टेम्परेचर आपको लर्न करना पड़ेगा, 140 और 180। तो 180 पे ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एल्कीन में, एलिमिनेशन हो जाएगा इसका। तो एलिमिनेशन में ये आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि इसमें दो ही कार्बन है ना,
लेकिन वो कैसे बना है, ये 2 मोल लिया जाता है तब वो फॉर्म करता है। इसका मैकेनिज्म आगे हम अभी बताने वाले हैं, ठीक है। कैसे मैकेनिज्म होगा इसका बात करेंगे हम अभी। तो टेम्परेचर का एक कॉन्सेप्ट है वो याद रखना, 140 और 180। 140 पे ईथर बनेगा और 180 पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर देखना, रीजन कैसे सेम दे रखेगा, वो सिर्फ टेम्परेचर आपको चेक करना है क्या दे रखा है आपका। चलिए हम मैकेनिज्म देखते हैं, क्योंकि हमें ये वाला पढ़ना है पार्ट, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में। चलिए कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3CH2OH ले लेते हैं और यहाँ पर लिख के आएगा कंसंट्रेट H2SO4, टेम्परेचर कितना होगा ये दे रखेगा। कभी कभी देखो ये रेंज भी लिखे आ सकता है, याद रखना 140 to 180, तो भी रिएक्शन में ईथर बनेगा। 80 के ऊपर जाएगा और 80 रहेगा तो एल्कीन होगा, कि इसका रेंज 140 to 180 तक ईथर का फॉर्मेशन करता है। आपको ये कंपाउंड दे रखा है, आप रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको पता है कि डायरेक्ट यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। अब यहाँ पर रिएक्शन आप यूज करेंगे, यहाँ पर दोनों रिएक्शन आप फॉलो करा सकते हैं, SN1 और SN2। समझ रहे हैं क्या नहीं? यहाँ पर दोनों रिएक्शन आप फॉलो करा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरीके से दिखा रहे हैं। तो हम पहले आपको SN1 की बात करेंगे, क्योंकि मोर फेवर ये SN1 करेगा, SN2 बहुत कम करेगा, ठीक है। क्यों? तो अभी पता चल जाएगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मान लिया हमने क्या ले लिया, ये अल्कोहल लिया, इसी का मैकेनिज्म देख रहे हैं, ध्यान से देखना आप। CH3CH2OH आपने ले रखा है, क्लियर। और आप यूज करने वाले हैं किसको, कंसंट्रेट H2SO4, और ये क्या देने वाला है आपको, H+ देगा। कंसंट्रेट H2SO4 जब भी रहेगा तो क्या देगा, H+, और डाइल्यूट रहेगा तो क्या देगा आपको, वाटर देगा। हम पढ़ा चुके हैं आपको ऑलरेडी, तो यहां से समझ में आता है। और ये कहां पर अटैक करेगा, लोन पेयर पर करेगा, क्योंकि डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं ये। तो जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो ये क्या बना लेगा, CH3CH2OH2, प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। इस टर्म को क्या बोलते हैं हम, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अल्कोहल पे H+ ऐड हो जाता है तो क्या पढ़ते हैं हम उसको, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। और आपको पता है कि ये रिएक्शन SN1 SN2 बहुत मुश्किल से देता है अल्कोहल, पता है ना, क्योंकि ये बहुत ये लीविंग ग्रुप है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहां से निकल ही नहीं सकता OH। याद आ रहा है, हमने पढ़ा चुके हैं, निकलेगा तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि उधर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनना चाहिए। याद आ रहा है, एसिड बेस रिएक्शन कराते हैं तो इधर आपका स्ट्रॉन्ग कंडीशन नहीं आनी चाहिए, वीक आनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग आया तो फर्दर रिएक्शन करके वापस रिएक्टेंट बना देता है। समझ रहे हैं क्या नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रोटोनेटेड करा देते हैं। अब ये जो वाटर बना ये गुड लिविंग ग्रुप हो जाता है, याद आ रहा है आपको, पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। अब ये आसानी से निकल जाए, क्योंकि अनस्टेबल होता है ये, तो बॉन्ड कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा। ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल जब भी बनता है वो कैसा होता है, बेटर लिविंग ग्रुप बन जाता है। वो यहां से तुरंत बॉन्ड तोड़ेगा और ये प्लस माइनस में टूट जाएगा, वाटर निकल जाएगा यहां से। समझ गए क्या नहीं? वाटर जैसे ही निकलेगा तो किसका फॉर्मेशन कर देगा, कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में आ गया आपको? कार्बोकैटाइन बन रहा है, इसका मतलब आप मैकेनिज्म कौन सा करा रहे हैं, SN1। तो फर्स्ट स्टेप कैसा होगा, ये स्लो स्टेप होगा। SN1 में फर्स्ट स्टेप कैसा होता है, स्लो ही होता है ना, याद है ना क्या नहीं? चलिए सेकंड स्टेप में आ जाते हैं। न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं हम, CH3CH2 प्लस, इसके कितने मोल यूज करना है आपको, 2 मोल, पता नहीं ये बात। तो दूसरा मोल अगर आप इसका यूज करेंगे तो ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल का क्या फॉर्म करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है ही, देखो लोन पेयर है ना, और कहाँ अटैक करेगा, प्लस पे अटैक करेगा, इस पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बना देगा आपका CH3CH2 प्लस प्लस, सॉरी यहां पर हो जाएगा OH प्लस CH2 CH3, यही बनेगा। देखो ध्यान से, समझ में आ गया कैसे बना ये।
नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि जो आप ये यूज कर रहे थे ये क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्योंकि यहाँ वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है। या फिर आप बोल सकते हैं कैटलिस्ट का काम करता है। डिहाइड्रेटिंग भी क्या होता है, कैटलिस्ट ही होता है। तो H प्लस इसका निकल के रिएक्शन में चला गया है, गया था ना, लेकिन बाहर आया क्या, अभी तक नहीं आया, निकालना पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ देखो लास्ट स्टेप में ये H प्लस निकल जाएगा, यहाँ से माइनस H प्लस आपने निकाल दिया, यहाँ माइनस छोड़ेगा, प्लस माइनस कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट आपको बन के तैयार हो जाएगा ईथर। बात समझ में आ गया, प्रोडक्ट बन गया। देखो कौन सा मैकेनिज्म से, SN1 मैकेनिज्म से। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनेगा नीट में, क्या बनेगा वो समझना है, समझ रहे हैं क्या नहीं। तो यहां पर आपने देखा कि कंडीशन में जो अल्कोहल था इसमें 2 मॉलिक्यूल लिए थे, कैसे लिए हमने, सिमेट्रिकल लिए। तो कैसा ईथर बना, सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल नहीं ले सकते आप, समझ रहे हैं क्या नहीं। तो यहां पर एक कंडीशन पूछेगा H के बारे में। कौन सी कंडीशन पूछेगा, H, समझ रहे हैं ना। तो आपने जो H यूज किया था वो कहां पर गया था, आपका वाटर के रूप में यहां से निकल गया था, समझ रहे हैं ना। कौन सा वाला H, H2SO4 वाला। तो उसमें तो यूज ही नहीं हो रहा है, H नहीं पूछेगा फिर, क्योंकि वो तो दोनों निकल रहे हैं ना बाहर, क्योंकि इधर पूछ रहे हैं। तो ये SN1 मैकेनिज्म हो गया। SN2 कराना होगा तो वो रिएक्शन यहां से स्टार्ट होगी, फिर कहां से स्टार्ट होगी, डायरेक्ट यहां से। ये जो बन जाएगा उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पर अटैक करेगा और ये निकलने की कोशिश करेगा पूरा। है वही चीज, प्रॉपर वे में SN1 ही होता है, लेकिन SN2 हम बीच में एंट्री कराते हैं कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गुड लीविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट तो नहीं हो सकता, पहले यहां तक तो वैसे भी चलना पड़ेगा आपको। यहां पर डायरेक्ट क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल लाएंगे, कहां से अटैक कराएंगे, बैक साइड से। वो किधर से आ रहा होगा, इधर से इस पर अटैक करेगा और ये निकलने की कोशिश करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो आपने यहां पर लिया है, समझ गए क्या नहीं। ये मैकेनिज्म कौन सा था आपका, SN1। अगर मैं SN2 इसको फॉलो कराना चाह रहा हूं तो आपकी रिएक्शन कहां से स्टार्ट होगी, देखो यहां से स्टार्ट होगी। यहां पर होगा CH3 CH2OH, ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पे। ध्यान से देखो, यहां पर मैकेनिज्म करा रहा हूं मैं SN2, आप देख पा रहे हैं इसको। तो अगले केस में ये इंटरमीडिएट बनाएगा, ये किस पे अटैक कर रहा है, इस पे। यहां पर कौन है आपका H2, यही बनाएगा इंटरमीडिएट। ध्यान से देख लो आप, दिख रहा है ना आपको। अगले केस में क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट टूट जाएगा बॉन्ड और ये फॉर्म हो जाएगा, ये वाला, समझ रहा है क्या नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, CH2OH, यहां बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ऐसा बनेगा। और यहां पर साइन कौन सा रहेगा, प्लस रहेगा। ये इंटरमीडिएट नहीं है, इंटरमीडिएट ये है। अगले स्टेप में H निकालना पड़ेगा आपको। अगले स्टेप में H प्लस आप निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रिएक्शन वही है, बस आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि SN2 भी कर सकता है, लेकिन प्योरली वो कौन सा होता है, SN1 ही होता है। समझ गए क्या नहीं बात। तो इसमें बीच से आपको रिएक्शन शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट आप नहीं करा सकते, क्योंकि OH उसका नहीं निकल सकता। समझ गए क्या नहीं। तो ये कंडीशन है उसमें। इसमें एक मैकेनिज्म हो रहा है, वो कौन सी मैकेनिज्म होता है, इंटरमॉलिक्यूलर। ये रिएक्शन कौन सी है, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। क्यों बोल रहे हैं इसको इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल अलग अलग आपस में रिएक्ट होके बना रहे हैं, ठीक है ना। अब बात आती है, हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो क्या रिएक्शन होगी, बोलो। 2 डिग्री अगर आप अल्कोहल लेते या 3 डिग्री अल्कोहल लेते, क्या प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो। आप क्या सोच रहे हैं, वो आपको सोचना है।
बोलो, आपको जो सोच पा रहे हैं वो बताइए, आप थिंकिंग आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में। अगर 2 डिग्री लेते हैं या 3 डिग्री लेते हैं, क्या ईथर बनेगा? बनेगा तो क्यों बनेगा, और नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा? बोलो। हाँ, 2 डिग्री अल्कोहल आप लेते हैं और 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, तो पहले तो मैं कंडीशन लिख देता हूं। अगर ये आप कंडीशन ले रहे हैं, आप रिएक्शन कौन सी करा रहे हैं? अभी जो करा रहे हैं तो वही करा रहे हैं। तो इस केस में पॉसिबिलिटी क्या है कि आप ईथर भी बना सकते हैं और एल्कीन भी बना सकते हैं। मिडिल में आ गया ना, तो डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है। लेकिन इस केस में आप ईथर कभी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि 3 डिग्री में OH आसानी से निकल सकता है। समझ गए क्या नहीं? 3 डिग्री में क्या होता है आपको पता है ना कि CO बॉन्ड कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है। तो वाटर डायरेक्ट H+O पर अटैक करके वाटर को निकाल देगा। वहां पर क्या होना है? एलिमिनेशन होना है। बल्कि ग्रुप रहेंगे तीनों, तो वहां पर हमेशा क्या बनाएगा? एल्कीन ही बनाएगा। याद रखना यहाँ पर कंडीशन। लेकिन यहां पर एक्सपेक्ट करना पड़ेगा ईथर या, वो डिपेंड करेगा रीजन क्या क्या दे रखे। समझ गए क्या नहीं? लेकिन 3 डिग्री में श्योर है क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। एल्कीन नहीं, क्या बनेगा? एल्कीन। बात समझ पा रहे हैं क्या नहीं? अगर मान लिया सपोज आपने यही रिएक्शन कराना है और आपने डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल आपने ले लिया है और कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट, तो आपका आंसर क्या होगा? बोलो। हाँ, कौन कौन से बनेंगे? एक तो सिमेट्रिकल ईथर बनेगा, दूसरा अनसिमेट्रिकल ईथर बनेगा, और तीसरा भी सिमेट्रिकल बनेगा। ये तीनों आंसर ये किस में होंगे? मिक्सचर में होंगे। यही बात बोला था मैंने कि अगर दो अलग अलग ले लेंगे तो आप सिमेट्रिकल ईथर आप नहीं बना सकते, लेकिन बनेगा तो किस में मिलेगा? मिक्सचर में मिलेगा आपको। लेकिन वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपको सेपरेट थोड़ा ही मिला है, और आपको कैसा चाहिए? सेपरेट चाहिए था। समझ गए क्या नहीं? तो एक एस्पेक्ट ये है आपकी। यहां पर आपको एलिमिनेशन के लिए आपको न्यूक्लियोफाइल देखना पड़ेगा कैसा है, और वो आप अच्छे से जानते हैं। याद है ना E1 E2 का कंडीशन, कि दोनों में क्या होना चाहिए तब क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं, आप उसका मैकेनिज्म बताएंगे। ठीक है, concentrate H2SO4। मैंने वो रिएक्शन लिखा है जो आपके परे है, आपसे मतलब बहुत दूर है। ये एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है। ये एक्सेप्शनल बोले तो रिएक्शन होगी, और कौन सी होगी? ईथर ही बनाएगा ये। समझ गए क्या नहीं? और आपको अनसिमेट्रिकल ईथर बनाएगा इस केस में सिर्फ। इसलिए बोल रहा हूं ये कौन सा केस लिया मैंने? एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल में क्या आपका 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो ही पॉसिबल होगा कि आप असिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। पता है क्या रीजन होना चाहिए? आपको मैकेनिज्म एम्प्लाई करना है इस पे। बोलो, तो क्या रीजन देने की कोशिश करेंगे? बोलो। मैकेनिज्म के थ्रू जाना है कि आप बना सकते हैं। बहुत आसान है बनाना, आप सोच के देखो, मैंने बताया ना। आप नहीं सोच पा रहे? आपके पास क्या दे रखा है? 2 अल्कोहल है, दोनों ही है, लेकिन दोनों में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? पहला वाला। क्लियर ना? समझ गए कि नहीं? तो ये क्या बन जाएगा? उसके लिए सबसेट बन जाएगा, और सबसेट में लीविंग ग्रुप OH है ऑलरेडी, और अच्छा है। यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अभी तो कह रहे OH निकलता नहीं है, लेकिन ये 3 डिग्री है ना। नहीं याद आ रहा आपको? 3 डिग्री में CO बॉन्ड कैसा हो जाता है? बहुत वीक हो जाता है ड्यू टू कैसा इफेक्ट? पुश करते हैं नहीं ये, तो OH जल्दी से निकल जाता है। यहाँ नहीं याद आया अभी भी, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, समझना पड़ेगा आपको।
तो यहाँ पर ये बॉन्ड कैसा, बहुत वीक है, तो ये लीविंग ग्रुप हो गया ना, ये लीविंग ग्रुप ये अल्कोहल ये अटैक कर लेगा, डायरेक्ट ईथर बना देगा। करके बताओ मैकेनिज्म, करो। नहीं समझ में आया अभी भी? पहले आप क्या करो, OH को निकाल दो, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, कार्बोकैटायन मिलेगा आपको 3 डिग्री और मोर स्टेबल होगा वो। भाई 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट बनेगा, ऑब्वियसली बात है, और स्टेबल बनेगा वो। नींद आ रहा है तुमको? किया ना? पहले आप क्या करो, यहां से H+ इस पर अटैक करा देंगे, OH निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा 3 डिग्री का, और उस पर अटैक कौन करेगा, ये वाला अल्कोहल करेगा, क्योंकि ये उसके लिए क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल। अटैक करने के बाद H निकाल देना, ईथर बन जाएगा, और कैसा बनेगा, एसिमेट्रिकल ईथर बनेगा इस केस में। लेकिन हम क्या बोल रहे थे अभी तक, सिमेट्रिकल। समझ गए क्या नहीं? तो एक केस ऐसा मिलेगा कि 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो पॉसिबिलिटी है, 2 डिग्री पे 1 डिग्री पे नहीं बनेगा, याद रखना ये बात। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप फास्ट रिएक्शन करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, या तो आप बताएंगे रिएक्शन में क्या होने वाला है। मेरे सामने 2 रिएक्शन दे रखी, ध्यान से देखना है, और मैं पूछ रहा हूं विच रिएक्शन इज मोर फेवरेबल। ध्यान से देखो, आपसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों में मोर फेवर कौन सी रिएक्शन होगी? बोलो, फर्स्ट या सेकेंड? अच्छा ये बताओ, इसमें कौन सा मैकेनिज्म कराएंगे आप? चलो ये भी छोड़ो, ये कौन सी रिएक्शन में पढ़ा रहा हूं आपको, आप बताओ लास्ट में, आपको समझ में आया कौन सी रिएक्शन है ये? कौन सी? यस, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है ये। मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन आप सोच नहीं रहे। थिंकिंग पावर बढ़ाओ अपनी, क्योंकि जो लिखा हुआ है मैं तो पूछ रहा हूं ना, लेकिन आपको सोचना है ना कि ये रिएक्शन कौन सी है। विलियमसन सिंथेसिस मैंने पढ़ाया था आपको कि सबस्ट्रेट क्या होता है, उसमें RX होता है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में सबस्ट्रेट क्या लिया जाता है आपका, RX। समझ गए क्या नहीं? और रीजेंट क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड लिया जाता है। समझ गए क्या नहीं? और विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जब जब होगी, मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करेंगे आप, SN2। अब आंसर मिल जाएगा। समझ गए क्या नहीं? कौन सा फेवरेबल होगी, अब फर्स्ट वाली होगी। अब जल्दी आंसर मिल गया ना, क्योंकि मैकेनिज्म आप कौन सा कराने वाले हैं, SN2 कराने वाले हैं। इसमें ये रीजेंट है, ये सबस्ट्रेट है, इसमें ये सबस्ट्रेट है और ये रीजेंट है। तो सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, SN2 मैकेनिज्म है, लेस हिंडर्ड होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें ये 1 डिग्री है, RX क्या होता है, रीजेंट होता है, तो ये 1 डिग्री है, और इसमें RX कौन सा है, 2 डिग्री है, तो लेस हिंडर्ड कौन सा होगा, ये। तो मोर फेवर कौन सा करेगा, फर्स्ट वाला। समझ गए क्या नहीं? नहीं समझ में आया? प्रोडक्ट क्या बनेगा पहले में, ये बनेगा। आंसर दोनों का सेम है, प्रोडक्ट दोनों में क्या बनेगा, सेम बनने वाला है। समझ गए क्या नहीं? तो रिएक्शन कौन सी थी, ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन थी ये। अब मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, आप सोचेंगे, थिंक करेंगे, ठीक है।
और नहीं किया तो फिर बेकार है पढ़ना तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास लिखा हुआ है ONA लिखा हुआ है और इधर हमारा CH3I लिखा हुआ है। सेकेंड रिएक्शन में हमें दे रखा है बेटा बोलो। सबसे पहले पता करो कि हम कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं। भाई क्वेश्चन की अप्रोच क्या होती है कि पहले पता करो कि हम कौन सा मैकेनिज्म करने जा रहे हैं। तो मैकेनिज्म कहाँ से पता चलेगा? सबसेट और रीजेंट से। तो सबसेट आपने चेक किया, कौन दिया है? सोडियम एल्कोक्साइड दे रखा है, सॉरी रीजेंट। और दूसरा क्या दिया? RX सबसेट, इसका मतलब विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है ये। समझ गए क्या नहीं? अब मैकेनिज्म लगाओ, बोलो। फर्स्ट वाला मोर प्रेफर होगा, सेकंड वाला डिफिकल्ट है, नो रिएक्शन है भाई, ये रिएक्शन ही नहीं होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्यों नहीं होगा, वो देख लेते हैं। देखो ऊपर वाला तो समझ में आ गया, यहां से कौन निकलने वाला है? X, यहां से कौन हटाने वाले हैं? Na। समझ गए क्या नहीं? कंडीशन याद है ना SN2 की? SN2 जब अटैक करता है वो कार्बोकैटायन कैसा होना चाहिए? sp3 में होना चाहिए। भूल तो नहीं रहे आप? मुझे लग रहा है भूल रहे होंगे। अगर यहां पर ये कार्बन कौन सा है? sp2 में है। SN2 फॉलो नहीं करता है sp2 और sp पे, याद है ना? sp3 होगा तभी SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। SN बनो चाहे SN2, उसके लिए कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। तो यहाँ तो नो रिएक्शन है, यहाँ तो रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। पता चला क्यों पॉसिबल नहीं है? कंडीशन याद होनी चाहिए। यहाँ पर तो sp3 में है, रिएक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बनेगा। समझ के बात कहने? चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। ये बात क्लियर हो गया क्या नहीं आपको? इसके बाद मैं एक स्पेशल पॉइंट लेके चल रहा हूं। स्पेशल क्या? पहले समझना मेरी बात। मैं यूज कर रहा हूं अभी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है ना? एल्डिहाइड एंड कीटोन लेके चल रहा हूं। सपोज आपने बायोमोलिक्यूल कंप्लीट किया बायो में, ठीक है ना? तो वहां पर आपको पढ़ना रहता है कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो वो रिड्यूसिंग कब होगा, नॉन रिड्यूसिंग कब होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री वाले पार्ट में मिलेगा। क्लियर ना? लेकिन जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे तब आपको क्लियर होगा। बट यहीं पर वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं, क्योंकि कभी कभी थ्योरेटिकल पार्ट में हम जाते हैं तो ऐसा लिखा रहता है कि जो कार्बोहाइड्रेट वाटर में सॉल्वेबल हो जाता है दैट इज रिड्यूसिंग शुगर। पढ़ा है या नहीं ऐसा कुछ? बायो में तो ऐसे ही पढ़ा होगा मेरे हिसाब से तो। लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप शुगर की बात करते हैं, सुक्रोज की बात करते हैं, शुगर की बात करते हैं, केन शुगर की बात करते हैं, वो एक ही चीज है सब जो मैंने बोला। अगर आप वाटर में डाल दो डिजॉल्व हो जाता है क्या नहीं? लेकिन वो तो नॉन रिड्यूसिंग होता है। पता है क्या नहीं है? केन शुगर क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग होता है। क्यों? अब यही बात तो समझना जरूरी है, और ये सब केमिस्ट्री में ही डिफाइन कर सकते हैं। बाकी किसी कॉन्सेप्ट को लेकर आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको केमिस्ट्री समझा सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि बायो में आप जो पढ़ते हो वो कैसा रहता है? थ्योरेटिकल रहता है बायो मॉलिक्यूल। लेकिन केमिस्ट्री में लिंक बताएगा वो कि कैसे जुड़ा होगा, वो टूटेगा या नहीं टूटेगा, स्ट्रक्चर होता है तो कैसा दिखता है वो, ये चीज आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो एक बार केमिस्ट्री का जब पढ़ते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। थ्योरेटिकल अगर पढ़ते हैं तो वो बायो में सीमित रहता है। समझ रहे कि नहीं? तो आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर भी बात करेंगे, समझ लेना। यहाँ पर क्योंकि
जो पॉइंट मैंने लिखा है ना, इसका यूज मैं बायोमोलिक्यूल में करूंगा, इसलिए बोल रहा हूं यहां पे। आपको मान लिया कोई भी एल्डिहाइड ले लिया, ये एल्डिहाइड है, क्लियर, और मैं कह रहा हूं कि इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ करा देता हूं। किसके साथ करा देता हूं? अल्कोहल के साथ, ठीक है। अब रिएक्शन होने वाली है, और अल्कोहल यहां पर जो देख रहे हैं वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल है एक प्रकार से, और ये क्या है? कार्बन सी डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड दे रखा है। बताओ कौन सी रिएक्शन होगी यहां पर? देखता हूं कौन बता पाएगा, बोलो। हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं, कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, आपको बताना है क्या होगा। नहीं पता किसी को? कौन सा बता रहे तुम? मैंने पूछा कौन सी रिएक्शन होगी, मैंने तो आपसे पूछा है ना पहले, वो तो मैं बताऊंगा क्या बनेगा। आप सोचो, थिंक करो, आपको पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है कि रिएक्शन में क्या होगा? नहीं पता चला किसी को? हमने आपको एक बात बताया था कि जब आपका मल्टीपल बॉन्ड होता है, बताया था, तो प्रोडक्ट अंदर ज्यादातर केस कौन से होते हैं? एडिशन रिएक्शन के होते हैं। याद आया कुछ? हमने आपको एक बात बताया था कि सबसेट आपका मल्टीपल बॉन्ड में है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में है, तो मैक्सिमम केस कौन से बनेंगे आपके? एडिशन रिएक्शन के बनेंगे। सो एडिशन रिएक्शन होगी यहाँ पर, अल्कोहल क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब कैसे होगा ये मैं बता देता हूं। देखो, पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा ये माइनस प्लस, समझ गए क्या नहीं? अल्कोहल दे रखा है, वो कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, ध्यान से देखो। H प्लस कहां पर जाएगा? यहां पर जाएगा, और ये कहां पर जाएगा? यहां पर। तो रिएक्शन कौन सी हो गई है? इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? बताओ, अभी भी आप सोच रहे हैं, बताओ। एडिशन मैंने बता दिया, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे इलेक्ट्रोफिलिक होगी या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक होगी। भूल गए क्या? कंडीशन क्या बताया था? हमने कहा था जब सिमेट्रिक मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक होती है, याद आया? और जब EN का डिफरेंस होता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, क्योंकि यहां पर क्या है? डिफरेंस है EN का। नहीं याद आया? लेकिन आप रिवाइज नहीं करते ऐसा लग रहा है मुझे। तो यहां पर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा यहां CH3COH, H यहां पर हो जाएगा OR, ठीक है। ये आपका क्या था? एल्डिहाइड था ना? क्या था आपका? एल्डिहाइड। तो जो प्रोडक्ट बना है ये, इसका एक पर्टिकुलर नाम होगा, पता है क्या होगा? हेमी एसिटल। ये डायरेक्ट एक बार पूछा गया था कंपटीशन में ये कि हेमी एसिटल कैसा होता है। ये क्या एसिटेट है ना एक प्रकार से, H को ना देखो तो आप एसिटेट ही पढ़ेंगे इसको, क्लियर ना ये बात? तो एल्डिहाइड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो जब भी याद रखना, एल्डिहाइड आपने यूज किया और किसके साथ रिएक्शन कराया? अल्कोहल के साथ, तो क्या बनाएगा आपका? हेमी एसिटल। और यही टर्म आप बायो में यूज करेंगे। और याद करो, आपने कभी एक कंपाउंड बनाया होगा, मैं भी बोल रहा हूँ, ग्लूकोज का इक्विमोलर मिक्सर में डाला होगा तो अल्फा डी ग्लूकोज बना होगा और बीटा डी ग्लूकोज। कुछ याद आया? वो स्ट्रक्चर कौन से पता है? हेमी एसिटल वाले, उन्हीं को बोलते हैं हम हेमी एसिटल। उसका फॉर्मेट ऐसा होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ गए कि नहीं? तो हेमी एसिटल बना, फर्दर रिएक्शन कर सकता है अल्कोहल के साथ। क्यों नहीं कर सकता? अभी तो पढ़ा रहा था मैं। अरे दो अल्कोहल आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते, एक अल्कोहल ये दूसरा ये है, तो क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा फिर से। अभी तो पढ़ा रहा था मैं आपको, समझ गया क्या नहीं बात? तो कंडीशन यहां पर हो जाएगी CH3CHOR, यहां पर भी क्या हो जाएगा? OR हो जाएगा।
बात समझ में आया ये? तो ये जो प्रोडक्ट बना, मतलब 2 टाइम्स अल्कोहल अटैक करता है किसी भी एल्डिहाइड पर, तो ये जो कहलाता है एसिटल। हेमी मतलब आधा बना है, एक OR होता है तो हेमी पढ़ते हैं जब 2 OR ग्रुप आ जाएं किसी भी एक कार्बन से, कहीं भी रहे ये, एक कार्बन से 2 OR ग्रुप जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एसिटल। एसिटल की कंडीशन याद रखना कि वहां पर एक H दिखाई देगा, कंपल्सरी H होगा ये, तो हम क्या पढ़ेंगे उसको, हेमी एसिटल। समझ गए क्या नहीं? और यही स्ट्रक्चर दोनों हम बायोमोलिक्यूल में यूज करते हैं। समझ पा रहा है क्या नहीं? अब एक पॉइंट और ले लेता हूं मैं, कीटोन की बात कर लेता हूं मैं। आप क्या यूज कर रहे हैं, कीटोन। ये भी रिएक्शन आप OH के साथ करा रहे हैं, तो फर्दर वो कैसे ब्रेक करेगा, और यहां से क्या मिलेगा, प्लस माइनस, ये अटैक यहां करेगा और ये H प्लस यहां पर आ जाएगा आपका, तो यहां से आपको मिल जाएगा CH3COH, और यहां पर हो जाएगा CH3 और यहां हो जाएगा OR। इसका नाम होगा हेमी कीटल पढ़ते हैं, कीटोन से बना है ना ये, इसलिए क्या कहते हैं इसको, हेमी कीटल। अगर फर्दर आप रिएक्शन करा देते हैं अल्कोहल के साथ तो OH OH दे रखा है, फर्दर रिएक्शन हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से भी वाटर निकला था आपका, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका CH3, यहाँ पर हो जाएगा OR, यहाँ पर भी OR, और यहाँ हो जाएगा ये, इसको बोलेंगे कीटल। सिर्फ क्या बोलेंगे, कीटल। तो ये डायरेक्ट आपको कंपटीशन में पूछ सकता है कीटल का फॉर्मेट क्या होगा, क्या बनेगा, तो रिएक्शन यही दे देगा, लेकिन आप कीटल एसिटल जानते ही नहीं। अगर मैं इनका आईपीएस नाम लिख देता और प्रोडक्ट में लिखा रहता कीटल और एसिटल, तो आप समझ नहीं पाते ना क्या बोल रहा है वो। ये फॉर्मेट है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि यही आपको डिसाइड करेगा कि जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा वो आपका रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग। ये फॉर्मेट ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको? ये फॉर्मेट अगर मिलता है किसी भी कंपाउंड का, वो नॉन रिड्यूसिंग एडजस्टिंग करेगा वो, ये वाला और ये वाले, ये 2 कंपाउंड ऐसे होते हैं अगर जिनका फॉर्मेट ये हो जाए, लेकिन आपने बायोमोलिक्यूल में स्ट्रक्चर सीखा होगा तब पता चलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? और केमिस्ट्री में जब पढ़ाएंगे तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम सब, ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के, जितना भी है सब, तो वहां पर आपको ऐसे फॉर्मेट मिलेंगे आपको, तो फॉर्मेट देख के पता चलेगा कि वो रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग होगा। तो अगर ये फॉर्मेट मिलता है तो ये कैसे होंगे, नॉन रिड्यूसिंग। अब कह रहे सर ये क्यों नहीं हो सकते, देखो OH दिया है ना, H बॉन्डिंग कर लेगा वो, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा वो। ध्यान से देखना मेरी बात, इसमें देखो OH है, वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे ये दोनों, ये कैसे होंगे, रिड्यूसिंग होंगे। यहाँ पर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है H बॉन्डिंग करने वाला, ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको, H बॉन्डिंग का कंडीशन दिख रहा है आपको कहीं नहीं, तो फिर इसका मतलब ये नॉन रिड्यूसिंग होंगे। बात समझ में आ गई? नहीं आया? जब आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे तब ये बात समझ में आएगा। अभी इतना याद रखो, कीटोन कीटल और एसिटल क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हम ले लेते हैं, अल्कोहल रिएक्ट विद एल्कीन फ्रॉम एल्कीन। जो भी पॉइंट रहेगा आपका, एल्कीन से हम बनाने वाले हैं क्या, ईथर बनाने वाले हैं। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी तभी पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एल्कीन दे रखा है और आप रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ, किसमें, एसिडिक मीडियम में, तो HbF4 ले लेता हूं मैं। क्या ले लेता हूं मैं, HbF4। तो अभी जो कंडीशन बताया था उसी के अनुसार रिएक्शन चलेगी भाई। पाई बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा, प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल।
ठीक है, और यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक करेगा वो H प्लस RO माइनस ब्रेक करेगा यहाँ पर। तो H प्लस कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, समझ पा रहे हैं क्या नहीं, और OH कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर करेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा OR और यहाँ हो जाएगा CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये रिएक्शन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप फास्ट बताएंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये समझ रहे हैं क्या है, ये सर्ट ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट में एक रीजेंट और ले रखा है NVH4, ये ले रखा है बेसिक मीडियम में। आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो। क्या बनेगा, साइक्लो हेक्सेनॉल। आप ध्यान से देखो ना, अरे ये जो रीजेंट है ना ये एसिड है, एसिड ही है ना, और साथ में कौन दिया, अल्कोहल दिया है। तो पहला स्टेप ये हो गया, अल्कोहल अटैक कर रहा है किस पे, पाई बॉन्ड पे, ऊपर अभी रिएक्शन कराया था। दूसरे में क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, NaBH4 क्या है, रिडक्शन। हाँ तो आप करो, मैंने रीजेंट चेंज किया है लेकिन स्टेप वही है, अगर आप समझ रहे हैं तो सही से। तो पहले स्टेप में क्या होगा बोलो, क्या बनेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये अटैक करेगा अल्कोहल, समझ रहे हैं क्या नहीं। तो मान लेते हैं हम कि यहाँ पर क्या हो जाएगा O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टर्ट है ना ये, तो ऐसा कुछ बनेगा। यही तो कंडीशन आएगा इसका। यही आंसर दे रहा है और तो कुछ दे नहीं रहा है मुझे, तो यही बनेगा, इसमें ईथर बनेगा पूरा डायरेक्ट। दोनों स्टेप का आंसर ये है, क्योंकि लास्ट में आपको H निकालना होगा ना, अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, इसको रीजेंट लिया, रिडक्शन कराएगा इसका, तो ये आंसर बनेगा। अब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट और है इसका, अगर मान लिया मैं इसको क्या कर दूं H2SO4 और इसको हीट कर देता हूं, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो। क्या क्वेश्चन ये है मेरा, मैकेनिज्म करा चुका हूं मैं ये वाला, आपको याद नहीं है, याद आया। देखो यही रिएक्शन है, ये रिवर्स हो रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे फिनॉल दे रखा है ना, यहाँ पर दे रखा है फिनॉल दिया है ये,
सॉरी बेंजीन रिंग दिया है, अब बताना है। तो आंसर तुम्हारा वही आंसर होता है। अगर ये बेंजीन नहीं होता तो ये बनता और ये बन जाता, वापस अल्कोहल मिल जाता। अब बताना है क्या बनेगा, बोलो। क्या वही बनेगा फिर से? वो तो बन ही नहीं सकता ना। और दूसरा कहाँ है? दूसरा क्या बना? हाँ सही है। अरे भाई देखो, उसमें कौन सा बॉन्ड टूट रहा था? ये वाला बॉन्ड टूट रहा था ऊपर वाली रिएक्शन में। आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पर कौन जुड़ रहा था? ओ आर, ये पूरा है ना। ऊपर वाला रिएक्शन अगर मैच कराएंगे तो आपका ऐसे ब्रेक होगा, तो ये अल्कोहल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा, जो भी है। लेकिन यहां पर ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बोलो? मैं कह रहा हूं कि ये पॉसिबल नहीं है कि ये बॉन्ड टूटे, ये टूटेगा यहां पर। बोलो, तुम बताओ लास्ट में कि ये बॉन्ड क्यों टूटेगा, ये क्यों नहीं जोड़ सकते हम? अरे मैंने 50 बार ये आंसर बताया है आपको, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन है मोर स्टेबल देन द फिनॉल। क्योंकि फिनॉक्साइड आयन बनता है ना, तो बॉन्ड यही टूटेगा, ये स्टेबिलिटी गेन करेगा ना। और ये तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये स्टेबल, यहां से तोड़ने के बाद ज्यादा स्टेबिलिटी बनती है इसकी। बेंजीन रिंग में ना रेजोनेंस करेगा ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा ये। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? OH प्लस ये बनेगा। By heating of alkyl halide, Ag2O, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका। आपको क्या दे रखा है? RX दे रखा है कोई भी। मान लिया आपने ये कंपाउंड ले लिया, आप रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? Ag2O के साथ, साथ में आप हीट कर रहे हैं, तो कह रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो। देखो ये जो Ag2O आपको पता होना चाहिए, ये कहां से आता है पता है? मैंने यहां तो बताया नहीं। Ag2O जब भी मिलता है वो कहां से मिलता है? टॉलरेंस रीजेंट से मिलता है। याद आ रहा है कुछ? टॉलरेंस रीजेंट का नाम क्या होता है? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। लिखते कैसे? AgNO3 प्लस NH4OH। और ये दोनों मिक्स करते तो क्या देता है? Ag2O। और ये क्या करता है? एल्डिहाइड का कीटोन का टेस्ट देता है, वो किस में कन्वर्ट कर देता है? एसिड में। तो ये कौन सा कलर देता है? सिल्वर मिरर। एक और टेस्ट पढ़ा होगा आपने, फेलिंग सॉल्यूशन। कुछ याद आ रहा है? पढ़ा ही नहीं होगा, पता नहीं मुझे। पढ़ा है क्या नहीं आपने? फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट देते हैं। तो ये क्या करेगा? इसका ऑक्सीडेशन कराएगा। लेकिन ऑक्सीडेशन कराएगा तो एक मोल के साथ नहीं कर सकता ये, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है? 2 वैलेंसी है ना उसकी। समझ पा रहा है क्या नहीं? तो इसका मतलब आपको ये कितने मोल लेने पड़ेंगे? 2। क्लियर? तो ये 2 मोल आप लेंगे तो ये बना देगा CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस ट्वाइस ऑफ AgCl। ये क्या बना देगा? PPT बना देगा। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो लिखा ही है। समझ गया क्या नहीं? ऑक्सीडेशन करा देगा ये सीधे, ऑक्सीजन अपना रिलीज कर देगा, खुद सिल्वर मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तभी तो हमने वहां लिखा था ना कि ये टेस्ट देता है, एक ऑक्सीडेशन टेस्ट, मतलब टॉलरेंस टेस्ट देता है RX। एक रिएक्शन और लिख रहा हूं मैं, ROH 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए ही फॉलो करेगा ये।
CH2NH2 यूज कर रहा हूँ और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराना है HBF4, इसका नाम जानते हैं आप? बोलो क्या है, कौन बताएगा? CH2NH2 लिखा है मैंने, इसका नाम बताना है आपको, क्या नाम होगा? है CH2N2, बोलो क्या नाम होगा, कौन बताएगा इसका नाम? बोलो, नहीं पता है? अच्छा, N2 जब जब लिखा आता है इसको क्या पढ़ते हैं? रिएक्शन में बोल रहा हूं। N2 का मतलब किसी के साथ जुड़ा रहेगा। चलो थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं। ऐसा रहता है, अगर यहां मैं प्लस लिख दूं क्योंकि यहां पर जुड़ेगा ना किसी के साथ ये, तो इसको क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं इतने को? अरे मैं पढ़ा चुका हूं तुमको, मैंने कोई भी डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ाया था कभी? यहां पर Cl लिखा रहता है क्या नहीं? डाइजोनियम क्लोराइड है ना, डाइजोबेंजीन क्लोराइड पढ़ते हैं इसको। नॉर्मली क्या पढ़ते हैं? सॉल्ट, डाइजो सॉल्ट होते हैं ये N2 डबल बॉन्ड के साथ, ये जब भी लिखा रहता है इसको डाइजो पढ़ते हैं। कभी भी याद रहे NN का मतलब होता है ये टर्म बीच में, तो इस टर्म को हम हमेशा डाइजो टर्म पढ़ते हैं। आप बताओ नाम क्या है उसका? अरे डाइजोमीथेन हो गया ना, क्या नाम हो गया उसका? डाइजोमीथेन। क्या नाम होगा इसका? डाइजोमीथेन। बोलो क्या बनाएंगे यहाँ पर? और आपको पता है डाइजो वाली जितने भी रिएक्शन होते हैं वहां N2 निकलता है, पता है कि नहीं ये बात? जितने भी डाइजो वाली कोई भी रिएक्शन हो, याद रखना N2 निकलेगा वहां से, मतलब ये पूरा ग्रुप निकलता है तभी प्रोडक्ट बनता है। तो पूरा निकलेगा मतलब N2 अलग होने वाला है ना, तो बचेगा क्या यहाँ? सिर्फ ये दो बार कैसे है, तो यहाँ हो जाएगा RO, समझ गए क्या नहीं? और यहाँ पर हो जाएगा CH3 और N2 अलग हो जाएगा, ईथर बना देगा। समझ गए क्या नहीं? ये समझ में आया? डाइजो वाले में हमेशा N2 निकाल देते हैं, कभी भी याद रखना ये बात। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट, ईथर आपको लेना है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी एसिड ले लेते हैं और एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है? तो एसिड हम यूज कर ले यहाँ पर HCl, HBr या HI, ये यूज कर लेते हैं। और ईथर आपको दे रखा है, कोई भी ईथर ले लिया, सपोज आपने ये ले लिया, और यहाँ पर सपोज आपने HBr ले लिया है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलो? आपको पता है कि बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? या तो यहाँ से होगा या यहाँ से होगा, दो ही केस है इसमें। यहाँ तो सिमेट्री है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब सिमेट्री होती है तो एक तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा और दूसरा RX बनेगा। समझ गया क्या नहीं बात? सिमेट्रिकल रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, अगर ये सिमेट्रिकल होगा तो टेंशन होगा। समझ गया क्या नहीं? यहां पर जो रिएक्शन कराते हैं वो कौन सी होगी? कौन सी रिएक्शन है ये? अब नॉर्मली बताओ आप सोच के।
बोलो, एसिड ले रहे हैं हम, रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्शन में आपको दिखा भी ऐसा बना कुछ, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। बोलो, एडिशन कैसे हो सकती है भाई? एडिशन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। समझ गए कि नहीं? एलिमिनेशन भी नहीं है। एलिमिनेशन में क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड आता है, तो एक कन्फर्म हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। समझ गए बात? क्यों नहीं? बहुत सिंपल है पता करना, क्योंकि आपने देखा ना ब्रेक हो गया ना, और कार्बन कैसा था? sp3 में, तो sp3 में ही आया लौट के, तो रिएक्शन कौन से होती है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में ये SN1 SN2 फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए इसका मैकेनिज्म हम ले लेते हैं, कैसे होना चाहिए ये देख लेते हैं। हमारे पास ये ईथर है, एसिड आपने लिया हुआ है, और एसिड का काम है H+ को देना। समझ गए कि नहीं? एसिड का काम क्या होता है? H+ को देना। वो अटैक कहां पर करेगा? मतलब लोन पेयर गेन करेगा ये, पता है कि नहीं ये बात? चलिए आगे चलते हैं। आप आगे जैसे ही आप चले, तो यहाँ पर H+ और यहाँ मतलब H+ अटैक कर लेगा, उस पर प्लस साइन आ जाएगा, लोन पेयर कौन गेन कर लिया? H+। बचा आपके पास क्या? Br- बचा। ये यहाँ पर किसका काम कर रहा होगा? न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा होगा। समझ गए कि नहीं? ये किसका काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का। कहां पर करेगा अटैक? न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर। अब इलेक्ट्रोफिलिक यहां तो सिमेट्री है, कोई टेंशन नहीं लेना अभी तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन दोनों ही होंगे, ये और ये। समझ रहे क्या नहीं? तो ये अटैक सपोज यहां कर रहा है, तो ये बॉन्ड क्या होगा? यहां से ब्रेक हो जाएगा। यहां से ब्रेक होगा तो यहां माइनस मिलेगा, इसको प्लस मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है? प्लस पर, क्योंकि अभी हमने बोला ना इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन दैट हैव द पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो यहां से बॉन्ड टूट गया आपका, तो ये अल्कोहल बन गया, क्योंकि यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, प्लस पर अटैक कर रहा है। तो एक तो पार्ट हो गया ये, दूसरा पार्ट हो गया ये, देखो प्रोडक्ट बन गया। कौन सा मैकेनिज्म हुआ यहां पर? अगर सोच रहे हैं तो हम SN2, क्योंकि कार्बोकैटायन हमने बनाया नहीं है। बनाया क्या? नहीं। बात समझ में आ गई है? चलिए अब बात करेंगे हम असिमेट्रिकल ईथर रहेगा, तब हमें सोचना पड़ेगा कि अल्कोहल किसको बनाना है और RX किसको बनाना है। अपने मन से नहीं बना सकते आप। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हेडिंग डाल लो आप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। देखो ये ईथर कैसा है? अनसिमेट्रिकल है, और आपके पास रीजेंट किस रूप में होगा? ऐसा होगा, देखो Nu न्यूक्लियोफाइल, और H तो पता है ना भी, HCl HBr ये सभी एसिड होंगे। H2SO4 भी ले सकते हैं, H+ देता है ना वो। तो अभी हमें पता नहीं है कि कौन क्या बनेगा। मेरी बात समझ रहे हैं क्या नहीं? तो सपोज हमने इसको साथ रिएक्शन कराना है, सपोज हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अगर आप सपोज ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो H इधर जाएगा और Nu इधर जाएगा, ये बॉन्ड ही तो टूटेगा। तो ये टूटने के बाद क्या बना लेगा? अल्कोहल बना लेगा, और दूसरा R-Nu बनाएगा। बात क्लियर हो गया क्या नहीं है? लेकिन अभी भी हमें पता नहीं है कि R और R- कैसा है। ये तो एक एग्जाम्पल लिया कि सिंपल वे में हमने रिएक्शन कराया। अब रिएक्शन लेके चल रहे हैं कि ओरिजिनल वो कैसे ब्रेक करेगा, क्यों करेगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा। हम एक्सपेक्ट किया है ना अभी तो, कि अभी भी पता नहीं है कि R बड़ा है कि R- बड़ा है। हमने ऐसा सोच लिया कि ऐसे ब्रेक किया। ये 2 पॉइंट है, ये भी ब्रेक कर सकता है और ये भी। ठीक है, मान लिया अब एक ओरिजिनल कंपाउंड ले लेते हैं। सपोज हमारे पास दे रखा है
ठीक है। और हमारे पास रिजेंट है HNU ले लेते हैं, हमें क्या है, कोई भी रहेगा साथ में हीट कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हीट चाहिए ना थोड़ा। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, आप सोच के बताओ कि बॉन्ड कौन सा टूटेगा। एसिमेट्रिकल लिया हमने, ये वाला टूटेगा या ये वाला? मैकेनिज्म याद है ना, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है ये? SN2। क्लियर ना, यहीं से आंसर मिलेगा आपको, समझ गए क्या नहीं? अब NS2 मैकेनिज्म करा रहे हैं, सॉरी SN2 मैकेनिज्म आप करा रहे हैं, तो आपको पता है कि ये अटैक करेगा तो किस पर करेगा? लेस हिंडर्ड पार्ट पर करेगा। समझ गए कि नहीं बात? क्योंकि हमने मैकेनिज्म सबसे पहले इसलिए पढ़ाया था कि आपको पता रहे कि डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा बॉन्ड कब ब्रेक करेगा। तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है ये? SN2। अब आपने देखा कि लेस्ट हिंडर्ड कौन सा होगा? ये। तो इसका मतलब बॉन्ड आपका ये वाला टूटना चाहिए, क्योंकि NU इधर आएगा और H इधर जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? अब मतलब आपको कॉन्सेप्ट याद रखना, रटना नहीं है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर दिया, कहां पर लग गया। समझ गया क्या नहीं? तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर चला जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2 NU प्लस CH3 CH2 OH बन जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बात? ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताना आंसर क्या होगा। जी सर, अच्छा इंग्लिश का है क्या? चलो ठीक है। नहीं, मैं पुराना टाइम टेबल देख सोच के चल रहा था ना, नया टाइम टेबल बना है ना, ये बंद कर दो आप इसको।